knowledge with strategy, and third is the psychology, right? अब हम क्या कर सकते हैं, जब मेंस लिखना है तो हम ऐसा नहीं कर सकते हम सिर्फ पढ़ते जाएं, क्योंकि वो तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। सेकेंड थिंग, वी कैन नॉट डू दैट कि हम सारा कुछ पढ़ लें। एवरीथिंग कैन नॉट बी स्टडीड इस टाइम फ्रेमवर्क्स में, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। क्योंकि इवन इफ यू हैव 7 to 8 months, स्टिल यू कैन नॉट रीड ऑल द थिंग्स। तो आपको क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है चीजों को। यू हैव टू प्रायोरिटाइज, राइट? यू हैव टू प्रायोरिटाइज, राइट? आप क्या करिए, प्रायोरिटाइज करिए। प्रायोरिटाइज नथिंग बट द स्ट्रेटेजी। आपको स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि पीवाईक्यू एनालिसिस कर लो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ पीवाईक्यू एनालिसिस का, क्योंकि पीवाईक्यू जब एनालिसिस करेंगे तो आपको कंटेंट समझ में आ जाएगा कि कंटेंट आपको नीड किस तरीके का है, राइट? आपको किस तरीके का कंटेंट चाहिए, और जो कंटेंट आप यूज करेंगे उसको प्रिसाइज एंड कंसाइज वे में आप यूज कर सकते हैं। साथ में उस कंटेंट की आपको यूटिलिटी समझ में आ जाएगी। तो आप कहते हैं कंटेंट नहीं है मेरे पास, या फिर आप बुक को पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जब बुक पढ़ रहे हैं तो आपको खुद उसकी यूटिलिटी नहीं पता। तो यूटिलिटी कब पता चलेगा, जब आपके पास पर्पस होगा। व्हेन आई आस्क यू दैट यू हैव अ राइस टू ईट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार मैं स्पून चाहिए मुझे, राइट? अगर हाथ से खाते हैं तो फिर हाथ से खा लोगे, या फिर आप कहोगे मुझे स्पून नहीं चाहिए। तो आप जब पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं तो अल्टीमेटली आपको कंटेंट समझ में आ जाता है, और साथ में हाइलाइटिंग टॉपिक समझ में आ जाते हैं। तो आप क्या करिए कि पहले तो आप समझिए कि यूपीएससी के लिए कंटेंट किस वे का चाहिए, वे, राइट? टाइप्स ऑफ कंटेंट दैट इज रिक्वायर्ड। अगर आपको ये नहीं पता कि मुझे कंटेंट किस वे का चाहिए, तो आप पढ़ते जाएंगे, यूटिलिटी नहीं आएगी और आपके पास टाइम कम बचेगा। तो आपको जो भी कुछ मिल रहा है आप सब पढ़ते जाएंगे, दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल एक्टिविटीज फॉर यू। तो सबसे पहले एनालिसिस करो। एनालिसिस से आपको समझ में आ जाएगा कि किस वे का कंटेंट चाहिए, और जब आप कंटेंट पढ़ेंगे तो आपको यूटिलिटी समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गिव सम आर्टिकल्स एंड आपको पता है उस आर्टिकल्स का यूज क्या है, तो आप उसको अच्छे से यूज कर लोगे, राइट? गिव द एग्जाम्पल दैट हम पीवाईक्यू कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, राइट? For example, this question is there, right? For example, I will take this question, separation of power, right? Because this is the topic, right? That is quite easy to understand, so that's why I'm picking this topic कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। So this topic is about separation of power between various organ, then dispute and redressal mechanism. तो सबसे पहले आप क्या करिए कि सबसे पहले आप टॉपिक को देख लो कि मेरे लिए टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट है, राइट? तो इस दिस सिनेरियो आपने क्या किया, सबसे पहले आपको एक्सप्लोर करना है कि व्हाट इज द सेपरेशन ऑफ पावर। तो आप सबसे पहले अगर एक इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिख लो, सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, कि जो काफी इफेक्टिव हो। तो सेपरेशन ऑफ पावर क्या है कि डिवीजन ऑफ पावर विथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पावर ही है, डिवीजन ऑफ पावर विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी अमंग 3 organs ऑफ गवर्नमेंट। अभी हमारी क्या स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगी, जुडिशरी होगी हमारी, एग्जीक्यूटिव हो गई एंड लेजिस्लेचर हो गया। तो हम वी हैव द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ इट। क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, तो हम सारा कंटेंट पढ़ के करेंगे भी क्या, हमें समझ में ही नहीं आएगा। देन वी हैव टू नो दैट कि वेरियस ऑर्गन्स, नाउ वी नो दैट वेरियस ऑर्गन्स, देन वी आर नो कि डिस्प्यूट क्या है, एंड देन रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है। सो दीज आर द 4 डायमेंशंस आउट ऑफ विच यूपीएससी कैन फ्रेम द क्वेश्चन कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, इसके वेरियस ऑर्गन्स क्या है, इसके डिस्प्यूटेड क्या है, और रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है। अब इन चारों को एक दूसरे से लिंक कर देगा, और जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जनरल से स्पेसिफिक पूछेगा। वो भी हम डिस्कस करते हैं कि जनरल से हम स्पेसिफिक कैसे मूव करते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल, द क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन है आपका कि डू यू एग्री, दिस इज द क्वेश्चन कि डू यू एग्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर रादर देन इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस, राइट? तो क्या कह रहा है कि इंडिया का जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। तो हमारा माइंड हमेशा घूम जाना चाहिए, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर तो कहाँ पे, यूएसए की बात कर रहा है वो हमसे, बट इंडिया का जो सेपरेशन ऑफ पावर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द यूएसए, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस। तो हम इस वे में इसको क्वेश्चन को समझेंगे। तो पीवाईक्यू से हमें क्या समझ में आ रहा है कि पहले तो हमने क्या किया कि हमने देखा कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, फिर दूसरा क्या कर सकते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर।
अब सिग्निफिकेंस में हमें समझ में आ गया कि हमारा सिग्निफिकेंस चेक एंड बैलेंस के एस्पेक्ट में है। अगर हमने पहले से ही ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली और पीवाईक्यू एनालिसिस के बेसिस पे तो हमें समझ में आ जाएगा। तीसरा एक टॉपिक भी है कि कंपेयरिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हम क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर क्या हमारा एक सिग्निफिकेंट प्रोविजन है अगर देखा जाए तो हमें पहले से ही पता होना चाहिए था कि ये वाली चीज है हमारी, वो इंडिया की और यूएसए की हम कंपेरिजन कर सकते हैं, क्योंकि वहां की नीड एंड रिक्वायरमेंट अलग थी। क्योंकि वहां पे यूएसए में क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, और प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, अकाउंटेबिलिटी कम होता है। वहां पे मेनली क्या करते हैं, स्टेबिलिटी पे काम करते हैं। बट वी आर हैविंग द चेक एंड बैलेंस इन द सेंस वी आर फोकसिंग मोर ऑन द अकाउंटेबिलिटी एस्पेक्ट ऑफ द थिंग्स, एंड दैट्स व्हाई द सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम द यूएसए। अब उसमें आपका व्यू पूछा, डू यू एग्री, डू यू एग्री? तो आपका जो व्यू है वो आपका व्यू नहीं होगा, दैट इज द स्टैंडर्ड व्यू। तो आपको स्टैंडर्ड व्यू पता होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो डिस्कशन हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, जो कमिटीज के रिकमेंडेशंस हैं, राइट, उसके बेसिस पे क्या व्यू लिया गया है सेपरेशन ऑफ पावर पे, वो आपके व्यूज पता होना चाहिए। उसके बेसिस पे आपको आर्गुमेंट करने हैं। सेकेंडली दे आर फ्रेमिंग दिस क्वेश्चन विद रिगार्ड टू व्हाट, कि अब सेपरेशन ऑफ पावर, ये तो जनरल हो गया क्वेश्चन क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर को कर रहा है। अब सेपरेशन ऑफ पावर का विद रिगार्ड टू द डिस्प्यूट देख रहा है कि क्या क्या वेरियस ऑर्गन्स में डिस्प्यूट है, तो वो स्पेसिफिक जा रहा है, वो स्पेसिफिक जाएगा। आप जनरल से स्पेसिफिक, स्पेसिफिक में क्या होगा, क्या पूछेगा वो आपसे कि शुड पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस बी रिपील्ड, राइट, जो प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस की जो पावर है क्या वो रिपील्ड होना चाहिए, बिकॉज दिस इज आल्सो ए डिस्प्यूट। डिस्प्यूट किस किस के बेसिस पे है, कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, क्योंकि लॉ मेकिंग जो पावर है वो अल्टीमेटली किसकी पावर है, लेजिस्लेचर की। बट ऑर्डिनेंस पावर जो है वो एक्सेप्शनल पावर है फॉर द एग्जीक्यूटिव व्हेन इमीडिएट रिक्वायरमेंट इज देयर। बट हमने देखा है कि ऑर्डिनेंस काफी फ्रिक्वेंट प्रोमलगेट किए गए थे एग्जीक्यूटिव के द्वारा। तो उस बेसिस पे क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, जुडिशियल जो लेजिस्लेचर है उसको हम क्या कर रहे हैं, ओवर रीच कर रहे हैं। So in that scenario, that bring the dispute with regard to what, separation of power, or separation of power with regard to what, legislature and executives। तो ये क्वेश्चन पूछा है उसने, तो हम इसके बेसिस पे कंटेंट एक्सप्लोर कर लेंगे कि शुड पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस बी रिपील्ड, का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है आर्टिकल 123 में हटा देनी चाहिए। बट यू नो दैट अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स देखेंगे या जजमेंट देखेंगे कोर्ट्स के, देन आपको समझ में आएगा कि दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट थिंग्स, राइट। अगर मान लो दोनों सेशंस हाउस में नहीं है तो वो बिल कैसे एक्ट बनेगा, तो वहां पे सिनेरियो में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो ऑफ कोर्स इट शुड नॉट बी रिमूव्ड, राइट, इट शुड नॉट बी रिपील्ड। तो वही रिक्वायरमेंट तो है, जैसे इमरजेंसी है, इमरजेंसी पावर है, इमरजेंसी का आर्टिकल 356 है, that is required for the constitution when there is a extra, where there is a very different situations, right? क्योंकि सिचुएशनल बेसिस पे जब सिचुएशन बहुत हार्ड सिचुएशन हो जाएंगी, जहाँ पे नेशनल इंटीग्रिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी की बात हो जाएगी, यस उस समय पे हमें चाहिए। तो सेम इज विद रिगार्ड टू द ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस है, रिक्वायरमेंट है, जब दोनों हाउसेज आर नॉट इन सेशंस, ऊपर कोई एक्ट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस समय में होना चाहिए। बट इट शुड नॉट बी प्रोमलगेटेड इन ए रेगुलर बेसिस, दैट इज यूज्ड एज सरपासिंग द लेजिस्लेचर्स। So should power of promulgate ordinance be repealed? तो of course it should not be। और हम ये नोट किस बेसिस पे कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ द पास्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स। ऊपर केसेस की हम बात करेंगे तो उसके बेसिस में क्लियरली बोलते हैं गवर्नमेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पीवाई की बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं डायमेंशंस एंड आइडियाज। तो आप पहले से कंटेंट इस प्रिपेयर कर लेंगे। देन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ ऑर्डिनेंस, आपको आर्ग्यूमेंट देने हैं ऑर्डिनेंस के फेवर में और अगेंस्ट में। तो जो भी आपके स्टैंडर्ड ओपिनियंस रहेंगे, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स रहे होंगे, चाहे जजमेंट्स रहे होंगे, वो जजमेंट के व्यूज आपको लिखने हैं। कुछ कमेटीज के रिकमेंडेशन रहेंगे वो लिखने हैं, और उसके बेसिस पे आप कंक्लूजन मेक कर सकते हैं। तो अब स्पेसिफिक कैसे कर जा रहे हैं हम, कि सेपरेशन ऑफ पावर हमने पता किया, उसका सिग्निफिकेंस पावर पता किया, देन कंपेरिजन विद रिगार्ड टू द यूएसए किया, और इंडिया के एस्पेक्ट में किया कि हमारा कैसे चेक एंड बैलेंस पे। देन हम स्पेसिफिकली मूव कर रहे हैं कि किस तरीके से है वो फेवर और अगेंस्ट में हम जा रहे हैं विद रिगार्ड टू व्हाट, ऑर्डिनेंस, जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का इश्यूज बता रहा है। देन वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड द सेपरेशन ऑफ पावर विद रिगार्ड टू द जुडिशियल लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर किसके द्वारा हो रहा है, जुडिशरी के द्वारा हो रहा है। बट लेजिस्लेचर पावर, लॉ मेकिंग पावर तो लेजिस्लेचर की है। तो व्हेन जुडिशियली लेजिस्लेचर इज देयर, देन इट इज नथिंग बट जुडिशियल ओवररीच। क्योंकि क्या कर दिया आपने, सेपरेशन ऑफ पावर को वायलेट कर दिया आपने।
The question is being asked, right? कि judicial legislation is anti-ethical to doctrine of separation of power. तो यहाँ पे डिबेट किस किस के एस्पेक्ट में हो गया? लेजिस्लेचर एंड आल्सो द जुडिशरी, दोनों के एस्पेक्ट में डिबेट हो गया कि इज एंटी एथिकल टू डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं पीवाईक्यूज की कि किस तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर को हमें पढ़ना है, कि क्या है सिग्निफिकेंस, क्या है यूएस के एस्पेक्ट में, क्या है हमारा जो अडॉप्ट है चेक एंड बैलेंस का, वो हमने क्यों अडॉप्ट किया है। नाउ वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड द स्पेसिफिक विद रिगार्ड टू द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, with regard to the debate over the judiciary and the legislature. So they are asking judicial legislation over which is antithetical to doctrine of separation of power as envisaged in constitutions. Yes, of course, because constitution says directly that law making power lies with the parliament, not with the judiciaries. Yes, it is justify the filling large number of public interest litigation paying for issuing guidelines to executive authorities. Yes, so public interest litigation is fine, right? Because in judiciary aspect we explore, then we have the judicial review, so that is being given under the Indian Constitution. Okay, Article 13 indirectly talks about the judicial reviews. The judicial review is fine. Then judicial activism is fine, because we are also talking about check and balance. So judicial activism, judicially reviews fall in the category of check and balance. So when executives or when the legislature fail to play their role, then of course judiciary come into the picture. That is known as the judicial activism. For example, public interest litigation, in the sense whatever the function that is to be performed by the executive and legislature, they fail to do. For example, एक जगह पे लोक आयुक्त की अपॉइंटमेंट की बात हो रही थी, there are 2 or 3 years in the UP, रेट अपॉइंट ही नहीं कर रहे थे। एज अ रिजल्ट क्या किया उन्होंने, अपना जुडिशरी ने अपना आर्टिकल 143 इवोक किया, राइट, कंप्लीट जस्टिस के लिए डिक्री किया, एंड उन्होंने सेड इट दैट डू इट। फॉर एग्जांपल प्रिजन रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं तो वहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई थी, राइट। तो जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म है, दैट इज फाइन, दैट इज फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ द चेक एंड बैलेंस, और दैट इज अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। यहाँ तक सेपरेशन ऑफ पावर में कोई इश्यू नहीं है, बट जुडिशियल ओवर रीच नॉट इज गुड इंटेंशंस। फॉर एग्जाम्पल, बैनिंग द डीजल व्हीकल्स इन दिल्ली, और फिर हाईवे पे जो लिकर शॉप्स थी वो बंद करने की बात की गई थी। दैट इज बेसिकली द जुडिशियल ओवररीच, बिकॉज लॉ मेकिंग पावर्स लाइज विद द जुडिशरीज। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज फिर एक दूसरे के एरिया में आप एनक्रोच करते हैं, देन अल्टीमेटली वॉयलेट द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इट इटसेल्फ थ्रेटन्स द ईथोस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, राइट। सो क्या कर सकते हैं आप, यू कैन गिव द सजेशंस टू द लेजिस्लेचर टू मेक द लॉ, एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इज विसाखा गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर वहां पे इश्यूज आ रहे हैं, वहां पे एक्सप्लोटेशंस के पोटेंशियल्स हैं, देन सुप्रीम कोर्ट सेड इट दैट वी आर गिविंग द विसाखा गाइडलाइंस एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू मेक द लॉ, एंड देन लास्टली द लेजिस्लेचर मेक द लॉ। तो यस, जुडिशरी आल्सो हैव एन एक्टिव रोल to maintain the separation of power, or and the same way, right, when the president or for example when the judiciary is not performing their function as per the constitution values and principle, and that scenario of course जो आपकी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, they are also to be impeached, they are to be removed as per the constitution, right, judges inquiry act। तो इस वे में आपको क्या करना है, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, पीवाई को एक्सप्लोर करना है, और उसके बेसिस पे आप इन सब के क्या करिए, इन सब का आप क्या करिए, कंटेंट बना लीजिए फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक वे। तो आपको क्या होगा, आपको कंटेंट की कमी नहीं पड़ेगी, आपको जो वेल थॉट प्रोसेस है वो भी आपकी अच्छे से हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, पीवाई क्यू करिए 6 to 7 years के, साथ में आप क्या कर सकते हैं, उन्हीं के साथ साथ में आप हाइलाइटिंग टॉपिक्स को पकड़िए। तो हाइलाइटिंग टॉपिक्स आप जब पीवाई क्यू देखते जाएंगे, जैसे हमने कहा सेपरेशन ऑफ पावर है, फंडामेंटल राइट्स का एक प्रोविजंस हो गया आपका, राइट, देन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के फंक्शंस की हम बात करते हैं, द गवर्नेंस इज मोर इंपोर्टेंट देन द पॉलिटी इटसेल्फ। तो क्या करेंगे, गवर्नेंस के क्वेश्चन पूछ लेंगे, गवर्नमेंट की स्कीम से, पॉवर्टी एंड हंगर का भी क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, राइट, इकोनॉमिक्स में फाइनेंशियल इंक्लूजन का। देन अब ये चीजें साथ में हम करते रह रहे हैं, साथ में हमारे लिए रेगुलर आंसर राइटिंग है, क्योंकि जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो फर्स्टली हम टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी इंप्रूव होती है। अंडरस्टैंडिंग इन द सेंस कि हमें कॉन्टेक्स्ट अच्छे समझ में आता है, साथ में हम का जो आंसर का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड, आर्टिकुलेशन हमें अच्छे से समझ में आता है, और आंसर राइटिंग में आर्टिकुलेशन टेक्स्ट है, उसको तो अच्छा खासा टाइम लगता है, इसलिए आप जब रेगुलरली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको प्रिसाइज एंड कंसाइजनेस भी आंसर की लिखने आ जाएगी, साथ में आपका प्रेजेंटेशन भी इंप्रूव हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे नहीं पहले मैं कंटेंट कर लेते हैं देन वी विल राइट, नो, आप क्या करो, बिकॉज वी हैव, इफ यू हैव गिवन लाइक 2 years for this examination or 1.5
ईयर्स आल्सो, देन आप पैरेलल मोड में करते जाओ, बिकॉज़ कंटेंट कभी खत्म नहीं होता, राइट? देन सेकंड ऐसे प्रैक्टिसेस। अब आप क्या करें, ऐसे भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी तक आपने ऐसे का प्रैक्टिस किया नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा रुक सकते हो, 20 to 25 डेज अभी रुक जाइए, थोड़ा जीएस पे ज़्यादा फोकस कर लीजिए, बिकॉज़ दैट जीएस विल एक्ट एज़ अ कंटेंट फॉर यू फॉर राइटिंग द एसे। ऐसा कर सकते हो, बट साथ में एथिक्स का भी करिए, बिकॉज़ इन करंट सिनेरियो यू विल फाइंड आउट दैट कि एथिक्स पे आपने ज़्यादा वर्क नहीं किया होगा। तो आपको क्या करना है, एथिक्स पे थोड़ा काम कर लीजिए। तो पहले आप सिलेबस को देख लीजिए, और सिलेबस के जितने की टर्म्स हैं उनको एक्सप्लोर कर लो, पीवाईक्यू कर लो, एंड देन एथिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर राइटिंग तो साथ में करते ही करते रहो। बट यू हैव टू रिमेंबर, जो एथिक्स है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है। अगर आपको चाहिए कि एथिक्स की क्या स्ट्रेटजी होगी, दैट वी विल आल्सो डिस्कस। साथ में ऑप्शनल भी देखिए, क्योंकि ऑप्शनल भी आपका 500 मार्क्स का रहेगा, और ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप मोर देन 50% स्कोर कर सकते हैं इजीली। तो इसलिए ऑप्शनल भी देखिए। एंड देन करंट अफेयर का मैंने आपको सिग्निफिकेंस बता दिया, बिकॉज हाईलाइटिंग टॉपिक्स, राइट, पीवाईक्यूज, ऐसे, एथिक्स, ये सारी चीजें आपकी हैं, वो आपकी डिपेंड करेंगी करंट पे। काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो होंगे खासकर जीएस के, वो करंट अफेयर के एस्पेक्ट में रहेंगे, क्योंकि करंट में जो टॉपिक चलेगा इन द सेंस उसकी रिलेवेंसी है। कोई भी चीज जब वो रिलेवेंस है, उसकी रिलेवेंसी है, उस रिलेवेंसी पे ही क्वेश्चन पूछेंगे, दैट यू हैव टू नो इट, राइट? तो मैं एक बार आपको आइडिया बता देता हूँ कि यूपीएससी के किस बेसिस में रहता है चीजें, राइट? तो यूपीएससी आस्क द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इश्यूज, राइट? तो आपको जब आंसर है, कोई टॉपिक है, जैसे हाइलाइटिंग टॉपिक है, वो एक्सप्लोर करना है, किस डायमेंशन में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो फर्स्टली यू हैव टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंक्लूजन है, एक टॉपिक है, राइट? फाइनेंशियल इंक्लूजन एक टॉपिक है। So firstly you have to know that कि what is it, then you have to know that why is it, कि क्यों है, कोई क्यों है, then you know about the significance of it. Then little bit you have to know about the past, historical past, right? Historical in the sense कि what were the measures were taken, right? Measures were taken, right? And then उसके आउटकम क्या थे, जिस नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक है, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग से, दीज आर द मेजर्स फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो आपने देखा कि ये हमारे पास्ट मेजर थे, अब इनका आउटकम पता होना चाहिए कि हाँ उसके आउटकम क्या है। सर एलपीजी रिफॉर्म्स की भी बात करें, वही फाइनेंशियल इंक्लूजन है। जब हमने ग्लोबलाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन किया, इंटरनेशनल बैंक से ब्रांच ओपनिंग की, तो दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन। देन यू टू नो अबाउट द आउटकम ऑफ इट, कि क्या आउटकम है, एंड उस आउटकम के बाद व्हाट आर द करेंट इश्यूज। तो ये हमारा मेजर डायमेंशन रहेगा, इट इज द मेजर डायमेंशन। मेजर डायमेंशन है कि अभी क्या करंट के इश्यूज हैं, और उस इश्यूज के बेसिस पे गवर्नमेंट के मेजर्स क्या हैं। जैसे डिजिटलाइजेशन है, डिजिटल इंडिया मिशन है, भीम ऐप है, यूपीआई है, राइट? सर्टन कमेटी, इलेक्ट्रॉनिक कमेटी जो बनाई गई है, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बनाई गई है, राइट? तो गवर्नमेंट के जो करंट के क्या मेजर्स हैं उसके लिए, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड देन स्टिल प्रेवलेंट इश्यूज, अब करंट सिनेरियो में इश्यूज नहीं आ जाएंगे। अगर आप देखोगे साइबर सिक्योरिटीज का हो गया, अगर 1970 की हम बात करते हैं, साइबर सिक्योरिटी वाज नॉट दैट मेजर इश्यूज, बिकॉज वहां पे जो डिजिटलाइजेशन था वो ग्राउंड लेवल पे नहीं था, ग्रासरूट लेवल पे नहीं था, वो केवल सिस्टम तक ही था। बट नाउ के डेज पे अगर आप देखोगे तो डिजिटलाइजेशन ग्राउंड लेवल पे, विलेज लेवल पे भी लोग भीम यूज कर रहे हैं, यूपीआई यूज कर रहे हैं। तो नाउ इट्स बिकम द इश्यूज ऑफ द साइबर सिक्योरिटीज एट द ग्राउंड लेवल। तो आप देखेंगे कि कैसे साइबर सिक्योरिटी साइट में प्राइवेसी का इश्यूज आ रहा है। तो अब आपको करंट इश्यूज इन द इवॉल्विंग टाइम के बेसिस पे करना है, तो उसके